नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आप जानते हैं कि देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि जिस पे रोज घंटों बात करें तो भी कम है। अब देखिए ना, 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए। तीसरा टर्म और तीसरे टर्म का भी आज पूरा का पूरा 1 साल हो गया है। और 1 साल या 11 साल, कहते हैं ना 1 और 1 11, लेकिन 1 और 1 मिलकर 2 भी होते हैं। नरेंद्र मोदी 1 और 1 मिलकर 11 हुए या 2 हुए या 1 भी नहीं हुए, यही ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। और हमारे साथ, हमारे हमेशा की तरह 2 साथी मौजूद हैं। अतुल सिन्हा जी हैं और समीर जी हैं। समीर जी आपका स्वागत है, अतुल जी आपका स्वागत है। और देखिए, चर्चा कुछ दिनों पहले सिंदूर की हो रही थी, फिर चर्चा होने लगी इलेक्शन कमीशन की, और सिंदूर गायब हो गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की चर्चा के बीच आज चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी के 1 साल या कहें तो 11 साल प्रधानमंत्रित्व काल के। प्रधानमंत्री बनने का और तीसरा टर्म लेने का बहुत शौक था मोदी जी को कि किसी भी ढंग से मैं जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड जो है वो बराबर करूं या तोड़ूं। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। नेहरू जी जितने साल रहे उतने साल ये रहते हैं कि नहीं रहते हैं। लेकिन अतुल जी, सवाल ये उठता है कि थोड़ी सी अगर समीक्षा की जाए कि मोदी जी ने 11 साल में किया क्या, देश को दिया क्या, क्या कहेंगे? नोटबंदी दी, जीएसटी दिया, मणिपुर की हिंसा दी, चुनाव आयोग का जो हाल है सबके सामने वो दिया, राजीव कुमार दिया बहुत कुछ दिया जी। इसलिए इसको ये नहीं मानना चाहिए कि कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने जो दिया वो शायद किसी ने नहीं दिया, इसीलिए ये भी बेमिसाल हैं अपने आप में। अब आप नज़रिए का फ़र्क हो सकता है भाई। देखिए, हमें तो लगता है कि 11 सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम सारे जो पत्रकार लोग हैं, ख़ास तौर से मीडिया वाले, वो कहाँ पहुँच गए, किस स्थिति में आ गए। गोदी मीडिया दिया, ये भी बोलिए। ये गोदी मीडिया दिया, बहुत कुछ दिया मोदी जी ने। तो 11 सालों की उपलब्धियां तो हैं। अब उस उपलब्धि को आप किस रूप में देखते हैं या फिर मोदी जी किस रूप में देखते हैं? विदेश यात्राएं इतनी जितनी किसी भी प्रधानमंत्री ने देश और विदेश मिला के 300 से ज्यादा यात्राएं की हैं। सोचिए, ये भी सोच लीजिए। तो ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने तो किया नहीं। तो मोदी जी तो अपने आप में यूनिक हैं और एक रिकॉर्ड बना रहे हैं हर जगह जी। खास तौर से इस दिशा में आप देख ही रहे हैं। बाकी जनता के लिए कौन सोचता है और जनता का क्या हाल है वो तो देश देख ही रहे। समीर जी, बेमिसाल है लेकिन 11 साल बेमिसाल। मैं तो मानता हूँ 11 साल बेमिसाल। जो मिसाल कायम की है मोदी जी ने, ना तो टूटा है, ना तो उसके पहले किसी ने किया था, और शायद आगे भी नहीं होगा। मोदी जी ने 11 साल में मीडिया से आमने सामने बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, इंटरव्यू तो बहुत दिए और मीडिया के साथ बातचीत भी की, चाय नाश्ता ये सब किया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, और आगे भी शायद ही हो। तो इस मामले में तो बेमिसाल ही हैं, और बाकी बहुत सारी मिसाल कायम की हैं उन्होंने। जिस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले ही तो थे ना जम्मू कश्मीर में, परसों नरसों की ही तो बात है। अभी वो ऐसे वो झंडा लेकर जब वो वहाँ लहराते हुए पूरी सड़क पर अकेले जा रहे हैं, ऊपर जो बना जी, चिनाब नदी के ऊपर जो पुल है वो करते हुए भी कोई प्रधानमंत्री अभी तक तो नहीं किसी की तस्वीर आई हो, या हो सकता है किसी ने किया हो लेकिन अपनी तस्वीर खिंचवा ना पाया हो, पर दिखी नहीं है। तो ऐसे ढेरों मोमेंट हैं। जब यहाँ पर पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई थी 5-6 साल पहले जी, और उस समय जंगल में शूटिंग कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री रहते हुए फिल्म की, डॉक्यूमेंट्री की किसी ने शूटिंग भी नहीं की थी। तो बहुत सारे उन्होंने कीर्तिमान कायम किए। और मन की बात इतने साल तक चला रहे, देखिए ये तो रिकॉर्ड है ही, रिकॉर्ड है। कोई सुने ना सुने या फिर जो अपनी बात है हम तो कहेंगे मन की बात। तो बताइए। तो ये चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं कोई सुने ना सुने? उसको कैसे नहीं सुनेगा? आप देखते हैं इतनी स्क्रीन लगाकर ड्यूटी लगाई जाती थी, सारे विभागों की जो है वो मॉनिटरिंग की जाती थी, सबसे पूछा जाता था कि तस्वीरें वीडियो अपलोड करके भेजिए, किसने किसने सुना है। सारे मंत्री अपने ट्विटर हैंडल पर उसको मतलब सोशल मीडिया पर उसको
अपलोड करते थे। और वो झाड़ू वाला भूल गए क्या आप लोग? हाँ, झाड़ू लेकर के पूरे देश की जो सफाई हुई है, तो स्वच्छता अभियान, स्वच्छता तो अभियान। देख क्या क्या नहीं दिया मोदी जी ने। वैसे देखिए तो बहुत कुछ दिया। अब बाकी नजरिया अपना अपना है भाई, जैसे उनको देखना है। आप देखें, हम देखें, ये देखें, देश देखे। देश देख रहा है। सबसे बड़ी चीज है, हमारे मणिपुर, हमारे जो श्रोता, हमारे दर्शक हैं, वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि आप और हम जो बात कर रहे हैं उसमें कितना बेमिसाल है या हाल बेहाल है। जी, ये जानना जरूरी है। और अब अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, उसकी पोल कई जगह खुलती है, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, विदेश के साथ में, दूसरे देशों के साथ में आपके रिश्ते कितने प्रगाढ़ हुए, कितने मजबूत हुए, उसकी बात आप कीजिए, चाहे इंटरनली आप दो समुदायों के बीच कितने मजबूत रिश्ते कायम करवाने में एक प्रधानमंत्री के तौर पे रूप में आपने मदद किया, इस समाज को क्या कुछ दिया है। इन सब चीज़ों को अगर देखिए तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता था। बिल्कुल 15 लाख रुपए आज भी जुमला था, जुमला है, जुमला रहेगा, क्योंकि आपके ही गृह मंत्री कह रहे हैं अरे वो तो जुमला था। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार जुमला था, हर इंसान के, हर नागरिक के सिर पे छत होगी, ये भी जुमला था, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये भी जुमला था। उसके बाद में आप जीएसटी लेके आए, जीएसटी एक रोग की तरह पनपने लगा। उसके बाद आपने देखा कोरोना काल में हमारी क्या स्थिति रही, आपने नोटबंदी करवाई, क्या कुछ नहीं। और इसी कोरोना काल में आपने ताली थाली क्या क्या बजवा दिए, ये भी हमने देखा। तो एक तरफ से बेमिसाल वाली जो बात समीर जी आप कह रहे थे, सचमुच ये बेमिसाल कृत्य तो है, ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बेमिसाल हैं। और शायद इसीलिए वो सारी चीजें जिसकी कोई मिसाल न दे, जिसका कोई मिसाल ना हो, और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी यहाँ से। लेकिन दूसरी चीज समीर जी जो इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है। 11 साल हो गए, नरेंद्र मोदी मजबूत हुए। एक प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्रित्व काल का 5 साल पूरा करता है, सरकार चली जाती है, वो 5 साल का प्रधानमंत्री होता है, वो फिर अगले 5 साल तक रहता है। जैसे मनमोहन सिंह तो 10 साल का प्रधानमंत्री हो जाता है, यानी वो 10 साल प्रधानमंत्री पद पे रहे, मजबूती के साथ कहा जाता है। नरेंद्र मोदी 11 साल मजबूती के साथ प्रधानमंत्री पद पर रहे और आगे भी रहेंगे, कब तक रहेंगे पता नहीं, ये मजबूती दिखाई देगी उनके बारे में अगर लोग बात करेंगे तो। लेकिन लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, हमारे देश की जो चुनाव की पद्धति है, प्रक्रिया है, जिस पर राहुल गांधी लगातार वार कर रहे हैं, वो कितना मजबूत हुआ, इन सब की बात की जाए तो क्या लगता है? अब उसकी मजबूती की बात मुझे लगता है कि इस 10 साल 11 साल में चुनाव आयोग जैसी संस्था पर जितने आरोप लगे, ऐसा नहीं कि कभी हमेशा चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ रहा हो, पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इन 10-11 सालों में जितने आरोप उस पर लगे हैं उससे पहले कभी नहीं लगे होंगे। तो चुनाव आयोग के ऊपर अगर निष्पक्षता पर उसकी सवाल उठे तो अपने आप में ये समझा जा सकता है कि लोकतंत्र कितना मजबूत हो गया है। ये वो संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र की मजबूती को रिफ्लेक्ट करती। अगर इन संस्थाओं पर विपक्षी आरोप लगाने लगे कि ये सत्ता पक्ष से मिलकर काम कर रहा है, तो फिर ये अपने आप पता लग रहा है कि कितनी। और दूसरी ओर जो आपने कहा कि और कितना मजबूत हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, मोदी जी मजबूत हुए हैं, मोदी जी की पार्टी मजबूत हुई है, शहर शहर में उनके पार्टी के बड़े बड़े दफ्तर, आलीशान दफ्तर हैं। और इसके अलावा 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, आप कहीं इस तरह के दफ्तर नहीं देखेंगे। कई कुछ तो दफ्तरों पे उनके स्टोरी हम लोगों ने की थी कि सत्ता में रहते हुए भी छोटे छोटे 4 कमरों के दफ्तर ऐसे थे कि आप उनको देख के नहीं कह सकते कि एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर हैं। तो इस तरह तमाम चीज़ों को, यानी उन्होंने अपने और अपनी पार्टी के आधार को ज़बरदस्त तरीके से मजबूत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि अपने मित्रों को जो आरोप लगते हैं, और ये आरोप कोई निराधार भी नहीं है। तो और बाकी देश कितना मजबूत हुआ है वो हम लोगों ने, की आप बात कर रहे थे जी। तो आप दोनों को पता होगा कि कई देशों में नरेंद्र मोदी की जो यात्रा रही, और उस यात्रा में जो प्रमुखता के साथ जो बात आई वो व्यापार की बात आई। बिल्कुल। लेकिन दो देशों के व्यापार या अपने देश के किसी एक दो व्यापारियों का व्यापार, दोनों में फर्क है। और ये कहीं ना कहीं उजागर ये बातें हुई हैं। हमारे देश के व्यापारी इसी काल में, इसी 11 साल में भाग गए। नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गए,
ऐसे ही तीसरे आईपीएल वाले जो थे ललित मोदी वो भाग गए। तो ये सब तो भागे, बड़े बड़े लोग भाग गए, पैसे लेके भाग गए। आपने यहाँ रेपो रेट बढ़ा दिया, अब अभी कम हुआ है, और उसमें भी बहुत बढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा आप निकाल ले रहे हैं, तो इसमें कोई वाहवाही नहीं है। आप पेट्रोल और डीजल की कीमत, जबकि दुनिया में सब जगह कीमत कम हो गई, हिंदुस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं ऐसा। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत आप वहीं रखे हुए हैं, उसमें भी इजाफा की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय 2013-14 में 138-140 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी कीमत। आज वो $40, $35, $30, $25 बैरल पे आ गई कीमत। उसके बाद भी आप वही रेट उससे ज़्यादा रेट रखे हुए हैं। विदेश की बात करें तो विदेशी मुद्रा की बात कीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार आपने बढ़ाया, बढ़ना चाहिए वो, उसमें कोई वाहवाही नहीं है, लेकिन विदेश के कर्जे आपने बढ़ा दिए। इसी 11 साल में 55 लाख से 1,55,000 कर दिया आपने। कहां आपके ऊपर कर्ज कितना था? 55,000 करोड़ का कर्ज था, आप उसको 1,55,000 करोड़ पे लेके चले गए। अब तो बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। और चौथी अर्थव्यवस्था उस पे ये कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है कहां से कहां हो गई। भारत गरीबी रेखा में, भारत के अभी खबर कल पढ़ रहा था मैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा टोकूंगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो हम लोग बताने से रह गए जी, कि कभी किसी सरकार ने अपनी ये उपलब्धि नहीं बताई होगी कि उसने अपने शासनकाल में 80-82 करोड़ लोगों को इस स्तर पर ला दिया कि वो सरकारी राशन पर जिंदा है। ये भी बेमिसाल है। ये हाँ बिल्कुल, ये तब भी नहीं हुआ कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ होगा तब भी ये स्थिति नहीं रही होगी, और रही भी होगी तो कम से कम किसी सरकार ने इसको अपनी उपलब्धि नहीं बताई होगी। सही बात है अतुल जी, कि इतनी बड़ी, मतलब इसको क्या मतलब दुखद है। आप कटाक्ष के रूप में उपलब्धि बता सकते हैं, बेमिसाल कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उन तमाम चीजों को लेके आइए, लोग हो सकता है कहेंगे कि नहीं आप बायस्ड होके आप लोग बात कर रहे हैं। सच्चाई है, जो है वो हम आपके सामने तो रख रहे हैं। सरकार के आंकड़े हैं। फ्रीडम उसमें इंडेक्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, नीचे गिर गया। चाहे फ्रीडम इंडेक्स हो, फ्री टू स्पीच वाला मामला हो, चाहे पत्रकारिता की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, देशों के जो रैंकिंग है उसकी बात हो, हर में तो हम नीचे गिरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि पिछले 10-11 सालों में अपने देश में जिस तरह से लोगों के बीच की जो दूरियां बढ़ी हैं, सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि भाई हर आदमी एक दूसरे से डरने लगा है, हर आदमी एक दूसरे पर आशंका की नज़र से देखने लगा है एक दूसरे को। जो अपने देश का जो फैब्रिक है, जो सबसे मजबूत कहा जाता है, उसको ही तोड़ने का जो काम हुआ है। चाहे वो आप लाख मंचों पे कुछ भी कहते रहें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब आप जाते हैं तो वहाँ आपके हर परिवार में भी दरार पैदा हो गई है। ये सबसे ख़तरनाक पहलू है। जाहिर सी बात है, महंगाई और जो अर्थव्यवस्था और बाकी जो बातें हैं वो तो हैं ही। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो स्थिति है वो तो है ही कि कोई भी अब मीडिया हाउस जो है वो खुल करके न तो सरकार की आलोचना कर सकता है, न उनकी योजनाओं के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट दिखा सकता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई क्रिटिसिज्म हो। तो ये तो अपने आप में गंभीर बात है ही। तो फिर लोकतंत्र बचा क्या, कहाँ गया? तो ये गंभीर सवाल है। बिल्कुल, बहुत गंभीर है कि लोकतंत्र आखिर बचा कहाँ। और जब हम लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो कम से कम सबसे शुरुआत जो होती है वो होती है इलेक्शन की। जी, इलेक्शन से आप सरकार चुनते हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और इलेक्शन की प्रक्रिया ही अगर ट्रांसपेरेंट ना हो, इलेक्शन की प्रक्रिया ही अगर पारदर्शी ना हो, तो फिर आप कहाँ से लोकतंत्र को बचा पाएंगे? फिर कहाँ से आप कहेंगे कि नहीं ये लोकतंत्र जो है वो इतना मजबूत है और इसमें सब कुछ जनता के द्वारा, जो बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी, कि जनता के द्वारा जनता से जनता के लिए, जनता के लिए। तो ये जो फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल जो है, ये बात यहाँ पे क्या सिर्फ थ्योरेटिकल है
ये बात प्रैक्टिकली देखिए आप तो साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल में डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है उसको बदलने की जुगत में लगी हुई है। जो कहा जा रहा था ना कि अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे हम, विपक्ष ने उसको लिया मजबूती के साथ और संविधान नहीं बदल पाए है। 240 पे सिमट गई बीजेपी, बैसाखियों के सहारे सरकार बना लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप आज की तारीख में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आपने क्या किया है, ये सवाल पूछा जाएगा, कोई ना कोई तो पूछेगा। हम इसी मंच से पूछ रहे हैं कि आपने लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया। बिल्कुल, ये लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया है और अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया, हर पहलू पर आप देखिए ना। उसके अलावा चाहे शिक्षा का आप मुद्दा देख लीजिए, कोई भी देश का विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो दुनिया की रैंकिंग में ऊपर आ रहा हो, और जो संस्थाएं यहाँ रहीं भी उनमें किस तरह से उनको अपग्रेड किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक पॉडकास्ट उस पर किया भी था कि जेएनयू में उनके वीसी का नाम बदलकर अब कुलगुरु कर दे रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर कुलपति से कुलगुरु, हाँ, कुलपति से कुलगुरु कर दे रहे हैं। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था को बदलने का विजन है जी। इस विजन और जेएनयू का क्या हाल हुआ है 10 साल में वो दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से वो हाल करने की कोशिश की गई, उस हाल में उसको लाने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं। और इस तरह की बातों को करने वालों को कैसे इनाम दिए गए कि उनको वहाँ से वीसी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनको और बड़ा पद दे दिया गया। ये सब चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं, न केवल लोकतांत्रिक जो फैब्रिक है, जो ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं, शिक्षा को नुकसान पहुंचाकर एक जो मूल होता है हर चीज़ का, उसको ख़त्म करने की कोशिश। अर्थव्यवस्था में आप दुनिया के आंकड़ों को मानेंगे नहीं जिनको जो दुनिया की एजेंसीज जारी करेंगी, उस पर आप सवाल उठाएंगे और आप ऐसे आंकड़े देंगे जो किसी की समझ में नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें जो की गई हैं, तो आप अपने हिसाब से उनको चाहे कितना भी बढ़िया बता दीजिए, लेकिन जब उसको एक पूरे वैश्विक पैरामीटर पर देखा जाएगा तो फिर वो चीज़ें जो ढोल की पोल, वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही पता लग जाएंगी कि आप कितना भी छिपाने की कोशिश करिए जी कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया। आपके 11 साल हो गए और अब तक के 11 बार ट्रंप कह चुके हैं, और G7 में आप जाएंगे वहां आपके सामने कह देंगे। 12 बार हो गया, 12 बार हो गया, तो आप जाएंगे वहां पर आपके सामने कह देंगे ट्रंप, कहीं आपसे पूछे भी न लें जी। लेकिन यारी दोस्ती है तो यारी दोस्ती तो है, लेकिन यारी दोस्ती है अतुल जी, तो यारी दोस्ती में देश को आप यारी दोस्ती और हंसी मजाक में नहीं ले लेंगे ना। वही तो है। हाँ, आपका काम है भाई, आपका काम है देश चलाना, आपका काम है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना आपका काम है। और आप ना तो मीडिया को कुछ बताएंगे ना विपक्ष को कुछ बताएंगे, अपने से नहीं बताएंगे। कायदे से इस तरह की चीजों को सीधे संबोधित करना चाहिए, लेकिन सवाल पूछने पर भी आप नहीं बताएंगे। तो ये बहुत अजीब सी स्थिति है कि लोकतंत्र में किस तरीके से विरोधी और विपक्षी आवाज को इग्नोर करने की, दबाने की बात तो अपनी जगह है, उसको इग्नोर करना। आपके पास इतना बड़ा आज विपक्ष है, उसकी आवाज को आप पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं कि जैसे वो बोल रहा है तो बोलने दो, बक रहा है तो बकने दो टाइप में, सुनते ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं, 56 इंच की छाती नहीं दिख रही है। ये दिख रही है कि लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था कितनी है और कितना ज़्यादा जो एक उसको कह लीजिए कि खुद को बहुत संसद में देखिए, संसद में देखिए, किसी को बोलने का उस तरह से किसी भी विषय पे कोई चर्चा कभी नहीं होती है। तमाम बड़े बड़े इश्यूज आए, मणिपुर का इशू तो आया ही, इसके अलावा देश के जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर विपक्ष हमेशा मांग करता है, लेकिन चर्चा नहीं होती है। बात सही आप कह रहे हैं कि संसद में चर्चा नहीं कराओगे आप लोग। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो बात है उसमें आप देखिए, उसमें भी मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं है। कोई भी इस पॉडकास्ट में हम लोग कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी बात हमने नहीं की जो नहीं हुई है, हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं।
लेकिन वो चीज़ें किस ढंग से हो रही हैं, किस दिशा में हो रही हैं और क्या जनता के हित में हो रही हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई क्यों नहीं होने चाहिए, आपके ही 2 आदमी, एक प्रधानमंत्री के ही कैबिनेट का मिनिस्टर क्यों होना चाहिए। तीसरा जो है वो अगर नेता प्रतिपक्ष है तो तीसरा यहाँ मिनिस्टर की जगह पे कोई और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, पारदर्शिता की ज़रूरत है, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर आप आज 11 साल पूरे होने पे भी अगर आप चाहेंगे कि लोकतंत्र मजबूत ना हो तो फिर देश में अराजकता आएगी। बिल्कुल। और जब अराजकता आएगी तो बांग्लादेश की हालत भी होगी। तब वो कई ऐसे देशों की हालत होगी जहां पर आपने देखा है कि तानाशाही का प्रदर्शन बाद में होने लगा है, यानी कि बागडोर तानाशाहों के हाथ में आने लगी है। तो ये सब कुछ और उसके संभव है। बाद विद्रोह की स्थिति आती है। अल्टीमेटली होता क्या है, तानाशाह, कोई भी तानाशाह कितने समय तक टिकता है। तो ठीक है, किसी भी चीज़ की एक सीमा है और जनता के अंदर ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लेकर के जनता समझ नहीं रही है। और अंदर अंदर आप देखें, तमाम आप ज़मीनी स्तर पर रिपोर्ट्स आती भी है। आज के लाख आप कहें कि मीडिया पर पाबंदी है, लेकिन सोशल मीडिया ने एक रास्ता भी खोला है और उसमें बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स, या फिर हम आप कहीं भी जाते हैं तो लोगों का असंतोष साफ साफ नज़र आता है जी, असंतुष्ट है बिल्कुल। हाँ, तो ये जो असंतोष है वो कहीं ना कहीं, ठीक है कि वोट में वो चीज़ किस वजह से नज़र नहीं आ रही है, उसके कई कारण हैं। चुनाव आयोग पे बात हुई ही, पूरी प्रक्रिया पे बात हुई ही, तो जाहिर सी बात है इन 11 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी ने कौन सी मिसाल कायम की, ये सबके सामने है। बिल्कुल। और इसका आकलन नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया जा रहा है उससे काम नहीं चलने वाला है। देश की जनता सब कुछ देख रही है। आपने देश के लिए क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये देश की जनता के ऊपर है। हम इस पॉडकास्ट में उन तमाम मसलों को लेके आ रहे थे जहां पर लगता है, खटकता है कि नरेंद्र मोदी बेहतर कर सकते थे। 11 साल आपका बेमिसाल है या 11 साल में देश का हाल बुरा है, यानी देश का हाल बेहाल है, ये आपको सोचना है। हम एक सब्जेक्ट दे रहे थे इसके जरिए कि आप जरा थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि क्या सचमुच 11 साल 1 + 1 = 2 होता है या 11 साल 1 + 1 और 1 मिलकर 11 हुए हैं। ये देखना होगा। 1 और 1 मिलकर 11 का मतलब है कि सीधा सीधा कि आपने इस देश की कोई कितना यूनाइट किया है, कितना एकजुट किया है। क्या एकजुट आपने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर किया है और उसमें एक वर्ग विशेष को आपने अपने पाले में ले लिया, अपनी तरफ ले लिया है, या इस देश को आपने एकजुट किया है? आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे। पॉडकास्ट अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट पे भी पॉडकास्ट सुनना हो, हम 3 साथी लगातार आप तक पहुँचाएंगे ऐसी ही तमाम घटनाक्रमों पर आधारित, बिल्कुल रोज़मर्रा की जो घटनाएं हैं उस पर आधारित बिल्कुल ताज़ा तरीन पॉडकास्ट, और इसमें जुड़िए। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में इसका लिंक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी बात पहुंचनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।